हेलो एवरीवन, क्लास 10th। डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको क्षितिज का पहला अध्याय नेताजी का चश्मा पढ़ाया था। ठीक है बेटा, अपना लेसन कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ठीक है, आंसर समझाऊंगी, फिर नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी और आप क्वेश्चन आंसर होमवर्क नोटबुक में कर लेना। कोई डाउट हो तो डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, कि सेनानी न होते हुए भी सभी लोग चश्मे वाले का नाम कैप्टन क्यों रखा हुआ था? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से सभी लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे? देखिए, चश्मे वाला जो था वो कद, काठी, वेशभूषा, चाल ढाल किसी से भी एक कैप्टन जैसा नहीं प्रतीत होता था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनका अत्यंत सम्मान भाव देखकर लोगों ने आदर या व्यंग से उसे कैप्टन कहना शुरू कर दिया होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि उसके हृदय में, कैप्टन चश्मे वाले के हृदय में देशभक्ति की भावना थी। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उसके हृदय में अपार श्रद्धा थी। उसकी हृदय में इस देशभक्ति की भावना को देखकर ही लोगों ने उसका नाम कैप्टन रख दिया होगा। ठीक है, जबकि वो कद, काठी, वेशभूषा कहीं से भी वो कैप्टन जैसा नहीं प्रतीत होता था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन है, का, खा और गा। कहा है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? देखिए, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा हमेशा लगा हुआ देखने के आदी हो गए थे। जब भी हालदार साहब कस्बे में आते थे और कस्बे में जब आते थे तो वो अक्सर नेताजी की मूर्ति पर अलग अलग चश्मा लगा देखते थे। अब जैसे ही वो कस्बे के पास पहुंचने ही वाले थे, उन्हें अचानक से याद आया कि मूर्ति पर जो चश्मा बदला करता था, कौन बदला करता था चश्मा? कैप्टन चश्मे वाला। तो उसे एकदम याद आता है कि कैप्टन चश्मे वाले की तो मृत्यु हो गई। तब हालदार साहब ये बात सोचकर दुखी हो जाते हैं कि नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखने की संभावना से वे मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ? जैसे ही हालदार साहब कस्बे के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तो उन्हें अचानक से याद आता है कि मूर्ति पर जो व्यक्ति चश्मा बदल बदल कर लगाया करता था, कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। और कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी और हालदार साहब को भी मूर्ति बिना चश्मे के देखना पसंद नहीं था। तो हालदार साहब ये सब सोचकर मायूस हो गए थे। खैर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? पाठ के लास्ट की पंक्ति थी अपनी कि लेखक ने क्या देखा कि मूर्ति पर किसका चश्मा लगा हुआ है? सरकंडे का चश्मा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह संकेत करता है कि देश में अभी भी देशभक्ति की भावना जीवित है। कैप्टन की तो मृत्यु हो जाती है, कैप्टन की भावना को बनाए रखने वाले अभी भी मौजूद हैं। सरकंडे का चश्मा लगाने वाला कोई बालक ही है, किसी बच्चे ने ही मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया है। तो हालदार साहब जब ये देखते हैं कि इस कस्बे के बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनके हृदय में भी सम्मान का भाव है, तो उन्हें ये आशा और उम्मीद जगाते हैं कि आगामी पीढ़ी देश को अवश्य आगे ले जाएगी। ठीक है, तो सरकंडे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद लगाता है कि भावी पीढ़ी देश को अवश्य ही आगे ले जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट गए। हालदार साहब इतनी सी बात पर
भावुक क्यों हो उठे। इतनी सी बात पर लास्ट में आया ना कि हालदार साहब भावुक हो उठते हैं। क्या देखकर हालदार साहब भावुक हो उठते हैं? हालदार साहब जो थे वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, अर्थात बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना उनके लिए सामान्य बात नहीं थी, वह उनकी देशभक्ति की भावना को संतोष प्रदान करने वाली बात थी। और लास्ट में जब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा है, तो यह सब देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और गदगद हो उठे कि एक बच्चे के हृदय में भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। तो यह सब देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थात भावार्थ बताइए। क्वेश्चन है अपना, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ देखिए थर्ड क्वेश्चन है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। देखिए बेटा, जब पाठ स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात समझाई थी कि नेताजी का चश्मा पाठ जो है वो देशभक्ति की भावना पर आधारित है। अक्सर जब हम पढ़ते हैं या कोई भी हमें इस पाठ को समझाता है, जनरली यही बता दिया जाता है कि इस पाठ में देशभक्ति की भावना के बारे में बताया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, ये पाठ देशभक्ति की भावना पर आधारित है, लेकिन मुख्य बात क्या है इस पाठ में कि देशभक्ति की भावना के साथ साथ देश के लोगों की धारणा के बारे में भी बताया है कि लोग किस तरह के हैं, खुद तो कोई अच्छा कार्य करते नहीं और जो दूसरे करते हैं तो उनकी भी वो क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसा कि इस पाठ में पान वाला कैप्टन चश्मे वाले की मजाक उड़ाता है और कैप्टन चश्मे वाले के हृदय में कितने अधिक देश के प्रति प्रेम भावना है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उसके हृदय में कितनी श्रद्धा है, कितनी देशभक्ति की भावना थी कि वो डेली उस मूर्ति पर एक नया चश्मा लगाता था। इसी पर आधारित ये पंक्तियां हैं। देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु की बात सुनकर हालदार साहब दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगा कि देशभक्ति के आंगन में टिमटिमाता एक दीपक अचानक से बुझ गया। जब हालदार साहब को ये पता चलता है कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई तो उन्हें ऐसे लगा कि देशभक्ति के आंगन में टिमटिमाता हुआ एक दीपक आज बुझ गया। जब देश में देशभक्ति मजाक का विषय बन गई हो, चश्मे वाले जैसे लोग सनकी और पागल समझे जाते हैं। देश और देशभक्तों के प्रति लोग सम्मान या का दिखावा मात्र किया जाता है। इस भारतीय कौम का भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है? हालदार साहब को भारतीय नागरिकों की देश और देशभक्तों के प्रति उदासीनता उपेक्षा की भावना को देखकर निराशा हुई। ऐसे लोग देशभक्तों का तो मजाक बनाते ही हैं और स्वयं ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं जिनमें सौदेबाजी करके अपना स्वार्थ सिद्ध हो। ऐसे लोग तो अपने स्वार्थ के लिए देश हित को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है। ठीक है बेटा, समझ आया? फोर्थ क्वेश्चन है अपना, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला जो था वो दिखने में कैसा लगता था? ठीक है, पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में बताना है। पान वाला सिर्फ एक पान वाला ही व्यक्ति था। उसका काम क्या था? पान खाना, पान बनाना और पान बेचना, यही उसकी दिनचर्या थी। काया से स्थूल विनोदी स्वभाव, देश दुनिया से बेफिक्र पान वाले का व्यक्तित्व बड़ा ही रोचक था। उनके मुंह में हर समय पान ठुसा रहता था। कुछ बोलने से पहले मुड़कर पीक थूकना,
फिर निरंतर पान खाने से लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए उत्तर देना, यह उनकी चिरपरिचित शैली थी। हंसते समय उनकी तोंद भी थिरकती थी। व्यंग विनोद से पूर्ण उनकी बातें ग्राहकों को का अच्छा मनोरंजन करती थी। ठीक है, पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि पान वाला एक काले रंग का मोटा सा व्यक्ति, हर समय उसके मुंह में पान भरा रहता था और जब भी किसी से बात करता था पहले पान की पीक को थूकता था, मुस्कुराता था, अपनी बत्ती सी लाल पीली बत्ती सी दिखाता था और उसके बाद जब वो हंसता था तो उसकी तोंद भी थिरकने लगती थी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देखिए, पान वाले ने कैप्टन के बारे में क्या कहा हालदार साहब को। जब हालदार साहब ने पूछा कि ये क्या कोई कैप्टन कौन है, क्या ये कोई सैनिक है, तो पान वाला क्या बोलता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन ने इस तरीके पान वाले ने कैप्टन के बारे में ऐसा कहा, तो उसके बारे में आप बताइए, क्या ये पान वाले ने उचित बात कही, ऐसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। देखिए, कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी बहुत ही अशोभनीय है, अर्थात अच्छी नहीं है। इससे उसको संवेदनशीलता और देशभक्तों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता की भावना उजागर होती है। इससे ये पता चलता है कि पान वाले के हृदय में देशभक्ति की भावना नहीं है। कैप्टन की मनोभावना को समझ पान उसकी बुद्धि से बाहर था। ठीक है, यदि उसे देशभक्तों और भक्ति के महत्व का तनिक भी ज्ञान होता तो वह चश्मे वाले के प्रति ऐसे अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कभी न करता। पान वाले की इस उदासीनतापूर्ण भावना की प्रशंसा कदापि नहीं की जा सकती। जैसी बात पान वाले ने कही, ये बात उसने बिल्कुल ही अशोभनीय कही। वैसे भी बेटा, सामान्यतः भी किसी की शारीरिक दुर्बलता का हमें कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। और इस पाठ से तो हमें यह भी लग रहा है कि पान वाले के हृदय में तनिक भी देशभक्ति की भावना नहीं है और वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ा रहा है। तो ये कथन उनके द्वारा कहा गया ये कथन बिल्कुल ही अशोभनीय है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपके क्वेश्चन थे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हमें ये बताना है कि इस पात्र के अंदर कौन कौन से गुण हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ठीक है, 6 का क्या है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इस वाक्य से प्रकट होता है कि हालदार साहब एक देशभक्त व्यक्ति हैं। उनके मन में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देशभक्तों के प्रति अत्यंत प्रेम और सम्मान का भाव है। यही कारण है कि नेताजी की मूर्ति को अनेक बार देखने पर भी उनका मन नहीं भरता और वे क्या करते हैं, मूर्ति के बारे में सारी बातें जान लेना चाहते थे। मूर्ति का निर्माण किसने किया, मूर्ति पर हर समय चश्मा कौन लगाता है, क्यों लगाता है, उसका पूरा परिचय क्या है। ठीक है, तो इस बात से ये लगता है, देखिए अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। क्या है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते थे। तो इससे उनके व्यक्तित्व की इस भावना का पता चलता है कि हालदार साहब के हृदय में भी देशभक्ति की भावना है। ठीक है, अगर देशभक्ति की भावना ना होती तो वो हर समय चौराहे पर आते, रुकते और उसी मूर्ति को देखते थे और उस मूर्ति के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। उनके मन में समय समय पर कई प्रश्न उठे और उन्होंने अपने सारे प्रश्नों का समाधान किससे किया, पान वाले से सारे प्रश्न पूछे और अपनी जिज्ञासा को शांत किया। खैर, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से
आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ठीक है, अब इन पंक्तियों से उसके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चल रहा है? पान वाले की व्यक्तित्व की। इस कथन से पता चलता है कि पान वाले में भी थोड़ी बहुत मानवीयता और संवेदना अवश्य है। देखिए, पहले तो पान वाला कैप्टन चश्मे वाले की कैसे मजाक उड़ाता है, लेकिन जब पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई और जब वो हालदार साहब को उसकी मृत्यु के बारे में बताता है, तो उसके बताने ते समय आंखों से आंसू आना ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं पान वाले के हृदय में भी मानवीयता और संवेदना है। कैप्टन वो लंगड़ा और पागल कहने वाला यह पान वाला उसकी मृत्यु की सूचना देते हुए उदास हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यही कारण था कि वह मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा लगाता रहता था। ठीक है, तो उसकी मृत्यु की बात सुनकर पान वाला भी दुखी हो जाता है जब उसकी मृत्यु की बात वह हालदार साहब को बताता है। तो इससे ये लगता है कि जो हालदार पान वाला है वो भी संवेदनशील व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसके हृदय में भी मानवीयता का भाव है। ठीक है, अब इसी में गए है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन कौन? कैप्टन चश्मे वाला क्या करता था? बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाता था। तो इससे उसके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? सबको ही पता है, कैप्टन में देशभक्ति की भावना थी। देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनके मन में अत्यंत सम्मान और श्रद्धा का भाव था। वह नेताजी की मूर्ति को चश्मे के बिना बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करता था, इसलिए वो यही कारण था कि वो बार बार मूर्ति पर अलग अलग चश्मा लगा देता था। कौन लगा देता था मूर्ति पर चश्मा? कैप्टन चश्मे वाला। तो इससे उसके किस व्यक्तित्व के बारे में पता चल रहा है? कि उसके हृदय में देश प्रेम की भावना है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उसके हृदय में अपार श्रद्धा है, इसलिए वो नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगा देता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। देखिए, स्वयं आपको इसकी अपनी कल्पना कर कर लिखना है। जैसा कि आप भी देखिए, जैसा कि पाठ में आया कैप्टन चश्मे वाला, तो आपके मन में भी बेटा क्या एकदम क्या छवि उभरी कैप्टन चश्मे वाले के बारे में? आपको भी ऐसा लगा होगा, हो सकता है कोई आर्मी मैन होगा। ठीक है, हो सकता है फौज में रहा हुआ हो, अब रिटायर हो गया हो, सेवानिवृत्त हो गया हो, अब ये डेली मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, अब चश्मे का कुछ काम कर रहा होगा। तो यही यही बात हमारे हृदय में आई होगी कैप्टन चश्मे वाले का नाम सुनते ही। तो देखिए, जब हालदार साहब ने कैप्टन को जब तक देखा नहीं था तो उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र अंकित रहा होगा? जब तक हालदार साहब ने चश्मे वाले को स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक कैप्टन कहे जाने वाले इस व्यक्ति की कल्पित मूर्ति सर्वथा भिन्न रही होगी। कैप्टन पुकारे जाने से उन्हें यह लगता होगा कि चश्मे वाला सेवा से सेवानिवृत्त कोई मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति होगा, उसका चेहरा रोबीला होगा जैसा एक आर्मी मैन का होता है। ठीक है, उसका चेहरा रोबीला होगा, चाल चुस्त होगी, अच्छा लंबा ऊंचा, उसकी वेशभूषा एक कैप्टन के जैसे कैप्टन से मिलती जुलती होगी। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसकी भक्ति भावना को देखकर हालदार साहब ने यह भी अनुमान लगाया होगा कि नेताजी का सुभाष चंद्र बोस कोई साथी या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही रहा होगा, जैसा कि पाठ में आया था। ठीक है, तो देखिए यही छवि हमारे मन में भी आई होगी कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। जब तक उसको देखा नहीं उसके बारे में हमें पता नहीं चला था कि कैप्टन चश्मे वाला, तो कैप्टन सुनते ही मन में यही बात आई होगी कि वो कोई आर्मी मैन ही रहा होगा। ठीक है, कोई सैनिक रहा होगा, अब वो कोई भूतपूर्व सिपाही रहा होगा। ठीक है, और अब वो सेवानिवृत्त हो गया होगा और कद काठी से लंबा ऊंचा व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कस्बों शहरों महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का
प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? क्या उद्देश्य हो सकते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि चौराहों पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति लगी होती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? चौराहों पर प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति लगाए जाने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, इससे लोगों को उनके लोकहितकारी कार्यों का स्मरण होता रहे और उनसे प्रेरणा लेकर वे भी उनके पद चिन्हों पर चलते रहें। ठीक है, अक्सर चौराहों पर इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही होता है कि समय समय पर हमें उन महान विभूतियों की याद आती रहे और हमें उनसे प्रेरणा मिलती रहे उनके पद चिन्हों पर चलने की। इसलिए चौराहों पर अक्सर ऐसी प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है। खैर, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, देखिए, अब हम अपने इलाके के चौराहे पर ऐसे व्यक्ति की मूर्ति स्थापित कराना चाहेंगे जिसने देश और समाज के हित के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो, कोई अच्छा कार्य किया हो। ऐसा व्यक्ति कोई राष्ट्रीय नेता, संत, समाज सुधारक, प्रसिद्ध साहित्यकार या शूरवीर हो। तत् किसी अच्छे व्यक्ति की ही प्रतिमा को हम लगाना पसंद करेंगे। ठीक है, यह है बेटा, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। ऐसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्तियों की मूर्तियाँ उनके लघु स्मारक के समान होती हैं, अतः उनकी जयंती आदि के अवसर पर इनको मालार्पण करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हर क्षेत्रीय नागरिकों का दायित्व होना चाहिए कि समय समय पर उनकी जयंती पर हमें उन पर फूल मालाएं अर्पित करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप से देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। निश्चय ही देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए प्राणों को भी दांव पर लगाने वाले सैनिक देशभक्ति का उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हम सभी सामान्य नागरिक भी अपने अपने स्तर पर देश प्रेम को अनेक प्रकार से हम भी प्रदर्शित करते हैं। जल के अपव्यय को रोकने का प्रयास करते हैं कि जल को बचाओ। ठीक है, बस्ती को स्वच्छ बनाए रखो, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग को हतोत्साहित करना, टीवी या सिनेमा में प्रदर्शित अश्लील दृश्यों का विरोध करना, राष्ट्रीय पर्वों में उत्साह के साथ भाग लेना आदि ऐसे ही कार्य हैं जिनमें हमारी देश प्रेम की भावना प्रदर्शित होती है। अपने जीवन में हम इन पर अमल करते ही करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, ये जो कि स्वयं करने वाले क्वेश्चन है, हर व्यक्ति का इसका आंसर अपने अपने तरीके से अलग अलग हो सकता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे कैसे आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में 10th क्वेश्चन, स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इस पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसे क्वेश्चन क्या है हमारा, इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। मान लो, अब यह ना कोई ग्राहक आ गया, समझो, मान लो कोई ग्राहक आ गया तो उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन उसे कहाँ से देगा? वह उसे मूर्ति वाला फ्रेम देता और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता। ठीक है, इसे इन वाक्यों को सही करके लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के
एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आदान प्रदान के कई लाभ होते हैं। भाषा क्या है? जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? भाषा कहते हैं। ठीक है। दूसरी भाषा के लिए गए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जोड़ का शब्द अपनी भाषा में नहीं होता, अतः उनका हिंदी अनुवाद न करके उनको ज्यों का त्यों प्रयोग करने में सुविधा होती है। जैसे इन वाक्य में देखिए, खूब शब्द उर्दू से और आइडिया शब्द अंग्रेजी से लिया गया है। यदि इस वाक्य को इस प्रकार कहें कि भाई सुंदर, क्या विचार है, तो यह भाव व्यक्त नहीं हो पाता। तो मूल वाक्य में अन्य भाषाओं के ऐसे प्रचलित शब्दों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी कभी कभी किया जाता है। ठीक है, समझ आए बेटा आपको? ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको आज समझा दिए। अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, PDF सेंड कर दूंगी और आप उस PDF से अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। अपने डाउट्स अपने मन में मत रखना। ठीक है, थैंक यू।